मार्किंग भी तो है, इसलिए ऐसा नहीं। चलो खैर, हमने कल पढ़ा था दोस्तों पॉलिसी रेट्स, नीति दरें, क्या ये सबको समझ में आ गई? आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सीआरआर। और हम बात करेंगे नेक्स्ट, लिख सकते हैं आप कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात। दोस्तों व्हाट द सीआरआर इज, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात का मतलब है, यह है बैंक, बैंक में लोगों ने टोटल डिपॉजिट किया, टोटल डिपॉजिट्स कुल जमाए, बैंक में लोगों ने कुल जमाए, टोटल डिपॉजिट्स किए, कुल जमाए, राइट। ये हम दूसरी भाषा में एनडीटीएल भी कहते हैं। फिलहाल आप इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हिंदी में नेट का मतलब है शुद्ध, या कहते हैं निबल, डिमांड का मतलब टाइम का मतलब, लायबिलिटी का मतलब देता। तो हिंदी में आप समझ गए, शुद्ध मांग एवं समय देता, राइट। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भी लोगों के पास नहीं, जो भी बैंक्स के पास लोगों के टोटल डिपॉजिट्स आए, टोटल डिपॉजिट्स में मैं यहां पर लिख देता हूं जो भी टोटल डिपॉजिट्स का मतलब है कि बैंक में लोगों के पास, लिखना नहीं है मुझे भी, बैंक में लोगों के पास जितना भी, आपने सुना होगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, सुना है ना, कुल मिलाकर जितना भी बैंक में पैसा जमा हुआ, इसे हमने कहा कुल जमाए, बोले तो एनडीटीएल। क्या है ये एनडीटीएल? छोड़ो आपके काम का नहीं, बस एनडीटीएल। दोस्तों बैंक में जो भी कुल जमाएं आई, आप सब बैंक्स हैं, आपके पास पब्लिक ने पैसा जमा किया, आप सब लोगों को, बैंक्स को, अपने टोटल डिपॉजिट में से एक मिनिमम प्रतिशत, एक न्यूनतम प्रतिशत उठाकर आरबीआई को देना होगा। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बोलो जय हो। क्या समझ में आ गया? लिखो, सभी वाणिज्यिक बैंकों को, पहले ये बना लेंगे, सभी वाणिज्यिक बैंकों को, जगह छोड़ देंगे नहीं बना पाए तो, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत, एक न्यूनतम प्रतिशत, एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है, आरबीआई के पास जमा करना होता है। क्या सीआरआर का मतलब समझ में आ गया? पक्का आ गया? तो सीआरआर का मतलब है जो भी बैंकों के पास टोटल पैसा आया उसका मिनिमम हिस्सा बैंक उठाएं और कहां रख दें? सही है। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखते लिखते अपने आप सीख लेना, यह अनिवार्य होता है। बोलो समझ गए या नहीं समझे? अनिवार्य का मतलब क्या हुआ कि हर बैंक को रखना ही पड़ेगा। बोलो सही है। नंबर 3, यह सिर्फ नगद के रूप में होता है, यह सिर्फ नगद के रूप में होता है। क्या इस पॉइंट को समझ पाए कि जो भी आप बोले तो बैंक्स में, बोले तो आरबीआई के पास रखेंगे वो हम सिर्फ किस फॉर्म में लेंगे? कैश। नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी 3 4 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई सीआरआर की जमाओं पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। क्या ये बात समझ गए? जो भी पैसा आप सीआरआर रखेंगे उस पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है, एवं सीआरआर की जमाओं का पैसा वापस भी नहीं करता है, सीआरआर की जमाओं पर पैसा वापस भी नहीं करता है। हम इनको रिजर्व रेशियोज कहते हैं, हम इनको रिजर्व रेशियोज कहते हैं। अरे भूल गए क्या? क्या इनको आरक्षित अनुपात कहते हैं? आरक्षित अनुपात में क्या क्या जल्दी बताओ? सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर। सही है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन सारे लोग सुनिए कि जो सीआरआर में आप मुझे, आप मतलब बैंक में आरबीआई, आप मुझे जो पैसा दोगे ना तो मैं उस पर कभी ब्याज दूंगा ना उसे कभी वापस दूंगा। क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है? ऐसा क्यों है? तो सभी बैंकों के पापा कौन है? कल को जब आप पैसा कमाओगे ऑफिसर बनकर, तो आप मुझे बताइए, आप अपने पापा को थोड़ा बहुत पैसा हर महीने दोगे कि नहीं? है? दोगे। जब आप अपने पापा को हर महीने पैसा दोगे तो क्या पापा से कहोगे पापा 6 महीने हो गए इतना ब्याज हो गया, कहोगे? या पापा से कहोगे पापा 6 महीने हो गए देते देते इतना जमा हो गया, इतना वापस कर देना मेरा, क्या ऐसा कहोगे? दोस्तों आपके पिताजी ने जीवन भर आपको पाला पोसा, इतना खर्च किया, आज भी कर रहे हैं, तो इतना पैसा थोड़ा बहुत देना तो बनता है। अर्थात दोस्तों ऐसे ही आरबीआई मैं आप सभी बैंक्स को दोस्तों रेगुलेट करता हूं, कंट्रोल करता हूं, नियंत्रित करता हूं, तो क्या इतना पैसा मैं ले नहीं सकता आपसे? दोस्तों इसलिए ये सीआरआर होता है। बोलो जी समझ में आया? बाकी मेरे भाषा में समझो, किताबों में नहीं मिलता ऐसा। मैं कहता हूं कि आप मान के रखो कि सीआरआर एक तरीके का चार्ज है, एक तरीके का कमीशन है जो बैंक से आरबीआई लेता है। बोलो समझ में आया? इसका यूज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आज की क्लास के एंड में। फिलहाल आप याद रखो, हमने पहले पूरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, फिर उस पॉलिसी का यूज पढ़ा था कि कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ऐसे अभी हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अब हम इसका यूज आज करेंगे। कल हमने सिर्फ बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ा था, आज हम सीआरआर एसएलआर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका यूज क्या है ये भी मैंने नहीं बताया दोस्तों आपको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कमानिए सुना, सो दैट पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस समय अगर हम बात करें तो जो सीआरआर है 3.25%, बैंक्स का जो सीआरआर है वो कितना है? 3.25%। ये देखो आरबीआई की वेबसाइट खोली, यहां चला गया मैं, यहां जाने के बाद दोस्तों मैं चला गया कहां पर? रिजर्व रेशियोज में। लुक एट दिस, रिजर्व रेशियोज खोल गया, सीआरआर और एसएलआर। दोस्तों इस समय जो रिजर्व रेशियो में सीआरआर है वो 3.25%। इसका मतलब जो भी बैंकों में 100 रुपए जमा हुआ, एग्जांपल कितना, उसका 3.25% रुपए बैंक को कहां रखना होगा? किस फॉर्म में? क्या ब्याज मिलेगा? क्या अनिवार्य है? नेक्स्ट लिखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। दोस्तों ये क्या होता है? देखना कितना सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन है? बैंक के पास लोगों ने किया टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट को मैं ही बैंकिंग की लैंग्वेज में कह देता हूं एनडीटीएल।
क्या है, कभी किसी और बैच में मुझसे पढ़ने का मौका मिले तब मैं आपको ये सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी जितने डिटेल की आपके एग्जाम को जरूरत है उतने डिटेल में ही बात कर रहे हैं। बोलो जी यस ना। दोस्तों जो भी बैंक में टोटल डिपॉजिट आया, अभी हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का सीआरआर में मिनिमम न्यूनतम प्रतिशत किसको देना था, राइट। अब बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज, निश्चित प्रतिशत फिक्स्ड परसेंटेज रखना है कहां, अपने पास। दैट्स इट, बस इसी को बोलते हैं एसएलआर। देखो कितना सरल इकोनॉमिक्स। बोलो है नहीं कि टोटल डिपॉजिट का थोड़ा पैसा आरबीआई को दे दो तो सीआरआर, और थोड़ा पैसा अपने पास रख लो तो दैट्स इट। लिखिए प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का ब्रैकेट में एनडीटीएल का, कुल जमाओं का ब्रैकेट में एनडीटीएल का एक न्यूनतम प्रतिशत अपने एक निर्धारित प्रतिशत, माफ करिएगा, एक निर्धारित प्रतिशत, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास तो न्यू एडमिशन तब भी तो लिखो कुछ ना कुछ, फिर ऐसे देखने आए। आज जाइए देखिए टीचर कैसे लगते हैं, सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना होता है, तो कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद 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 दोस्तों, अपने पास रखना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो धन्यवाद आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दोस्तों, सीआरआर किस फॉर्म में रखना था, ये किस फॉर्म में था, कैश, नगद के फॉर्म में था। बोलो जी यस। लेकिन मैं कहता हूं ध्यान समझना कि एसएलआर नगद के फॉर्म में भी हो सकता है और तरल परिसंपत्तियों के फॉर्म में भी हो सकता है। तरल परिसंपत्ति अभी बताएंगे, पहले लिखो यह, पहले लिखो यह नगद एवं तरल परिसंपत्तियों के रूप में होता है, तरल परिसंपत्तियों के रूप में होता है। दोस्तों याद करो, मैंने आपको तरल वर्ड का मतलब पढ़ाया था एक दिन, मैंने तरल का लिक्विडिटी, मैंने तरल का मतलब बताया था नगद में परिवर्तन होने की क्षमता। ध्यान समझना, तो तरल परिसंपत्तियां अंडरलाइन कर सकते हैं आप, एक एरो डाल के लिख सकते हैं, वे परिसंपत्तियां जो तुरंत नगद में परिवर्तित हो जाए। तरल परिसंपत्ति को अंडरलाइन करके एक एरो डाल के लिख सकते हैं, वे परिसंपत्तियां जो तुरंत नगद में परिवर्तित हो जाए। जैसे वे परिसंपत्तियां जो तुरंत नगद में परिवर्तित हो जाए, जैसे बोर्ड में देखो और बताओ कि ये तरल है या नहीं। बोर्ड में देखो सारे लोग बताओ, ऑनलाइन आप भी बताओ, गोल्ड तरल होता है नहीं होता है। आपके पास गोल्ड है, आप किसी को बेचो तुरंत खरीद लेगा, आपके पास कैश आ जाएगा। बोलो जी यस। कॉमा हमने पढ़ा जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बताओ कल पढ़ा हमने, सरकारी प्रतिभूतियां तरल है नहीं, आप किसी को जीसेक बेचो तुरंत खरीद लेगा, क्योंकि याद करो मैंने कल एक वर्ड बताया था, ये गिल्ट एज्ड होती है, गिल्ट एज्ड, अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक तरल। कॉमा इसी को हम कहते हैं फॉरेन करेंसीज, विदेशी मुद्राएं। आपके पास यूएस डॉलर है, तुरंत कोई खरीद लेगा कि नहीं ना। दोस्तों विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण बोले तो गोल्ड, और क्या लिखा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्हीं को हम बोलते हैं तरल परिसंपत्ति। ना ध्यान समझना, वर्तमान में देखिए तो ये 18% है। एवरीवन कितने परसेंट है, 18। एसएलआर 18% है। तो अब बस इतना आप जान लो, सारी बातों को छोड़ो, आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड में बस इतना पता होना चाहिए कि मान लो बैंक के पास, बहुत ही सरल भाषा में दोनों शब्दों को एक बार मैं बता देता हूं, दोनों शब्द क्लियर हो जाएंगे। और लिख लो यह भी अनिवार्य है, लिख लिया कि नहीं, नहीं लिखा तो ये लिख लो यह भी अनिवार्य है। क्या सीआरआर अनिवार्य है, बैंक को देना पड़ेगा, ऐसे ही एसएलआर भी अनिवार्य है, मतलब बैंक को रखना ही पड़ेगा अपने पास। बोलो क्लियर। अब जरा ध्यान सुनना, मान लो किसी पब्लिक ने बैंक में 100 रुपए जमा किया, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, बैंक में कितना रुपए जमा हुआ, 100 रुपए। बोलो हो गया, ये हो गया 100 रुपए टोटल डिपॉजिट एनडीटीएल। मान लो दोस्तों इसमें से बैंक को 3 रुपए 25 पैसे कहां रखने हैं, कहां रखने हैं, इसे बोलते हैं सीआरआर। बोलो सीख गए। और इसमें से 18 रुपए कहां रखना है, राइट। तो अब बचा 0.75, 18 3 21 1 22 और हो गया 78, 77। अब तुम लोग लड़ते रहो, तुम देखते रहो क्या होगा। 77 ये 78 है, 76 होगा क्या, सही है। चलो अभी तुम्हें गलत भी नहीं आ रही क्या, गलत है कि 100 में से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। 18 3 21 21 22, 18 3 21 1 22 8 होगा यहाँ। दोस्तों ध्यान सुनना, ठीक है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आगे चलो। अब वो ये ना, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जैसे हमारे गांव में जो लोग होते बैठे रहते, जैसे हम जाते हैं कई बार गांव, लोग बैठे क्या बातें करते वो आपस में, वो बातें करते वहां गांव में थोड़ा थोड़ा पानी बरसो, वो कहता हो बस धीरे धीरे गर्म हो, गीलो भाव है ऊपर ऊपर। या फिर दो लड़के आपस में बात करते, अरे तुम्हें समोसा खाने उठे खाओ, 5 रुपया में तुम्हें बोले मिला, वो कह रहे नहीं होते नहीं मिला, 5 में होते तुम्हें बोले मिला। हमारे टपोरी लोग तुम्हारी तरह इसमें लगे 77 78, अरे बाहर में आने दो, कॉन्सेप्ट समझो क्या भाई, जैसे लगता है रत्ता की गिनती में क्या लगे यार तुम। दोस्तों देखो बैंक में 100 रुपए आए, उसका इतना रख दिया आरबीआई के पास, 18 रुपए रख दिया अपने पास। एसआर के अंदर की कहानी बता दें क्या, थोड़ी और अच्छा समझ में जाए। आप मान लो बैंक में 2 लाख रुपए जमा करके आए, एग्जांपल मान लो, फुकरे लोगों को कहाँ है वैसे दोस्तों, एग्जांपल मान लो उदाहरण। दोस्तों आप मान लो बैंक में 2 लाख रुपए जमा करके आए, अरे 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 भैया मान लो, अब आप दोस्तों 1 घंटे बाद बैंक पहुंच गए, या मान लो अगले दिन का बैंक एक काम करना, लाओ 1,90,000 दो, 1,90,000 दो। बैंक कहेगी कौन से, तुमको अभी कल तो जमा किया, तो बैंक कल जमा किया, हमने तो वो निवेश कर दिया। लेकिन दोस्तों आप बताओ बैंक का काम क्या होता है, बैंक में जो पैसा आता है बैंक उस पर आपको ब्याज देती है, लेकिन ब्याज कहां से देगी, क्या बैंक नोट छापती है क्या। दोस्तों बैंक तो नोटों से नोट कमाती है, बैंक उसी पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करती है, यहां वहां लोन देकर, कंपनी के स्टॉक्स पर, गोल्ड पर। बोलो जी यस, बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया। देखो आवाज आ गई ना दोस्तों। तो अगर हम बात करें, आप बैंक में गए, आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया, आप अगले दिन या उसी दिन 1-2 घंटे बाद बैंक पहुंचे, लाओ बैंक पैसा दो, भाई बैंक का काम तो पैसा आया निवेश,
क्योंकि नहीं तो बैंक आपको एफडी पर 6-7%, सेविंग अकाउंट पर 3-4% कहां से देगी? बैंक पैसा कमाएगी तभी तो देगी आपको। और अगर बैंक आपका जमा किया गया पैसा अपने पास रखे रहेगी तो बैंक का धंधा मंदा हो जाएगा। बोलो जी यस, बैंक का धंधा मंदा हो जाएगा। तो बैंक तो तुरंत पैसा आया निवेश, आया निवेश। बोलो जी यस दोस्तों, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा आता है तुरंत निवेश। बोलो जी यस, मैं बिल्कुल नहीं रखता अकाउंट में पैसा। द रीजन इज व्हाट, इतना आजकल बैंक में फ्रॉड चल रहे, पता पड़े किसी ने एक लिंक भेजी, डाउनलोड कर ली, पैसा साफ हो गया। दोस्तों ना रखेंगे ना होगा सफा, नहीं समझे क्या? तो हमारा क्या, जिस दिन पैसा आता है शाम तक निवेश, बिल्कुल निवेश। ऐसी जगह निवेश है जहां चाहिए बटन दबाएंगे वापस आ जाएगा। बोलो जी यस, फिर वो काम में ले लेंगे। तो दोस्तों अभी तो क्या हम अपनी कंपनी को सर्विसेज देते हैं कि जी तो अंदर की बात सुन लेंगे, जो लोग नहीं बता रहे, चलो रहने दो, इन्हें सब सुनते हैं ना, नोएडा में बैठ के सारी बातें पहले बताएंगे, नहीं बाद में अकेले बताएंगे। दोस्तों यहाँ देखो, अगर हम बात करें ध्यान सुनो, फिलहाल तो इस पे फोकस करो कि अगर बैंक में 100 रुपए आया, बैंक ने 3 रुपए 25 पैसे रख दिए मेरे पास आरबीआई और बाकी रख लिया अपने पास। तो मैं कहानी में ये बता रहा था कि एसएलआर क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इसके नाम में ही सब लिखा है यार, वैधानिक तरलता। अर्थात दोस्तों मैं बैंक में अगले दिन या उसी दिन पहुंचा, तला भैया देना 190, बैंक ने कहा कौन से, हमने कहा अभी तो जमा किए, बैंक ने कहा तो निवेश कर दिए। मैं कहूंगा यहाँ आओ दोस्तों, दूंगा मुंह में, फिरेंगे और आओ फिर देंगे। तो आप सुनोगे आज इस बैंक में इतने टुल्ले पड़ गए बैंक मैनेजर को। बोलो जी यस, अगले दिन सुनोगे आज इस बैंक में इतने लेफ्ट पड़े इस मैनेजर को। तो क्योंकि बैंक में तरलता नहीं है, बैंक का जो व्यवधान है, बैंक के कार्य में व्यवधान आएगा, समस्या आएगी। इसलिए आरबीआई ने एसएलआर जैसा नियम बनाया, सो दैट बैंक में आप दिमाग लगाओ 18% इतना बड़ा पैसा बैंक हमेशा अपने पास रखती है, जिससे बैंक के कार्य स्मूथ तरीके से चलते रहे, बैंक में तरलता बनी रहे। दोस्तों जाके पटना में पढ़ लो, किसी टीचर को याद भी होगा तो कमाल। ये सुनो, हमें तो पता है तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो, नहीं जानते? ये सबको आता है एसएलआर क्या है, कितने परसेंट के फॉर्म में होता है, फलाना दिमाग का अंदर की बात तो दोस्तों गंभीर लोग ही जानते हैं, जिनको एक ही विषय आता है, डॉक्टर भरत टाइप। कमाल। ये सुनो, तो मुझे लग रहा है एसएलआर का कांसेप्ट आप सीख गए। बोलो जी यस। अब आपको तो क्या ही बताएं दोस्तों, ये किताब में थोड़ा लिखा जो किसी को आता हो, बाकी तो हमने बहुत चिंतन किया, मनन किया, बैठ के सब्जेक्ट को सोचा। और सोचा क्या, आप जैसे भाई बहनों को दोस्तों, आपके छोटे भाई बहनों को 14-15 साल से पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते किसी ने सवाल पूछा, जवाब नहीं आता था, 2-2 3-3 4-4 दिन चिंतन किया, तब जाकर दोस्तों एनलाइटमेंट हो गया। मैंने कहा वाह, एसएलआर में ये भी होता है क्या? तो कुछ चीजें किताब में नहीं लिखी, ना कुछ चीजें किताब समझा पाती। जब आप किसी चीज पर चिंतन करते तो उससे मोहब्बत बढ़ती है और फिर वो अपने आप आपको जागरूकता पैदा करती है। बोलो यस। तो इसको कहते हैं विषय के बारे में एनलाइटमेंट, जैसे गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट हुए। बोलो जी यस। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा इकोनॉमिक्स में चल रहा है वो सीन। अब मैं जब 10-15 साल और हो जाएंगे तो मैं दोस्तों और एनलाइटन हो जाऊंगा। बोलो जी यस। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि एसएलआर देखो, एक और आपको बताते हैं, आपको तो इतना सोच भी नहीं पाओगे यार तुम, इतना मैं तो बता। अगर मेरा एक स्टूडेंट ने एक दिन सवाल पूछा सर 18%, तुम सोच के देखो दोस्तों कि बैंक में 100 रुपए आया, हाँ बस एक ही लाइन बताऊंगा, ज्यादा अंदर घुस नहीं तो मैं फैल जाऊंगा, तो 1 घंटा एसएलआर ही ले लेगा। इसलिए तो मैं दूंगा नहीं, जरूरत नहीं है तुम्हें, एग्जाम में जितनी जरूरत नहीं पड़ाओ दोस्तों। 18 एक क्वेश्चन में आपको डाल रहा हूं, दिमाग लगाना, इकोनॉमिक्स में स्वाद आएगा, स्वाद कि सर किसी बंदे ने बैंक में 100 रुपए जमा करे, बोले जमा करे, और आरबीआई कहता है कि 3 रुपए 25 पैसे मुझे दे दो। चलो मुझे ये तो डाइजेस्ट हो गया सर, ये तो छोटा सा अमाउंट चलेगा, लेकिन सर 18 रुपए कहता अपने पास रखो। तो सर लेकिन बैंक में लगभग 21-22% तो चला गया, 3% आरबीआई के पास, 18 बैंक के पास पड़ा, लेकिन बैंक ब्याज तो 100% पे देगी, फिर बैंक कैसे मैनेज करेगी? ऐसा सवाल भैया नहीं समझ पाए सवाल? बोलो समझिए, कितनी अच्छी बात बताई कि बैंक ब्याज देगी 100 रुपए पे, लेकिन निवेश करने के लिए बचा 78.75। आरबीआई कहता है, ध्यान सुनो बस खत्म कर रहे, बहुत अंदर घुस गए। आरबीआई कहता है 3.25 सीआरआर मुझे दो, 18% अपने पास रखो, बचा 78.75, माचिस की तिल्ली लो, आग लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं, जो करना है कर दो, जहां निवेश करना है करो, जिसको लोन देना है दो, जहां जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे मतलब है मेरे सीआरआर और आपके एसएलआर से। बोलो जी। तो मेरा प्रश्न है दोस्तों ये कि जब सीआरआर और एसएलआर मैनेज करके बैंक निवेश करेगी मात्र 78.75 और ब्याज देगी 100% पर, तो बैंक मैनेज कैसे करेगी इसको? बोलो जी यस। तो इसका मेरे पास सीधा सा जवाब है, तुम्हारे दिमाग को क्यों खलबलाएं, एक ही लाइन में सुन लो। इसीलिए तो आरबीआई ने कहा, अरे भैया ध्यान दो सुनो, आंसर लिखा है, इसलिए तो आरबीआई ने कहा कि आप चाहो तो नकद के रूप में एसएलआर रखो या तरल परिसंपत्ति, मतलब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा देखो भाई साहब 18% जो तुम चाहो तो नकद में रखना है तो रख लो, वरना आप गोल्ड पर इन्वेस्ट कर दो, जीसेक पर इन्वेस्ट कर दो या फॉरेन करेंसी पर इन्वेस्ट कर दो, तो और अपने पास रख लो। तो क्या ये भी तो एक तरीके से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। कल को कोई मांगने आएगा तुरंत भेज दो, पैसा दे दो, चलो भाई साहब बैठो चाय पियो भी दे रहे और उसको में कन्वर्ट करके दे दो। बताओ दोस्तों आया कॉन्सेप्ट में? इसलिए एसएलआर गोल्ड, जीसेक या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होता है, वरना किताबों में तो नहीं लिखा और टीचर बस यही पढ़ा देते, कहते जाओ हो गया एसएलआर। तो मुझे लगा कॉन्सेप्ट अब अंदर आत्मा तक पहुंचा आपके, बोलो पहुंच गया। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर। नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन, मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ सारे लोग यहाँ देखो, याद होगा, उम्मीद करते हैं याद होगा ही होगा, नहीं होगा तो फिर करने क्या है क्लास में, हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब लास्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन। दोस्तों अपने आप दिमाग लगाओ, इसके वर्ड के बीच में लिखा है बाजार, बाजार मार्केट, तो मार्केट का मतलब क्या होता है? एक स्थान जहां चीजों को खरीदा और दैट इज मार्केट। बोलो जी यस, सही है दोस्तों। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक लाइन में लिखो, अपने आप समझ जाओगे, लिखते लिखते। सरकार नहीं, आरबीआई एवं बैंकों के बीच, आरबीआई एवं बैंकों के बीच, देख रहे दोस्तों रोशन कुमार एक स्टूडेंट है, कोई ऐसे स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं तो मन होता है सामने बुलाएं, बाल पकड़ें और 4-5 टुल्ले मारें, नाक को फोड़ फाड़ दें और लात मारें और भगा दें, लेकिन ऑनलाइन है बस नहीं कर सकते और ज्यादा नहीं कर सकते कि दोस्तों क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स कब तक खत्म होगी? अबे गधे अभी तो शुरू हुई है, अभी तो आए हैं, तुम कह रहे कब जाओगे? हैं देख रहे दोस्तों, तो मतलब ऐसे बच्चों का भविष्य तुम्हें पता है कैसा होने वाला है, बिल्कुल काला काला, याद रखना, बिल्कुल काला निहाट काला। बोलो जी यस। और दोस्तों मैं बस आओ बेटा तो मुझसे पंगा लोगे, मैं तुम्हें बहस कर दूंगा। दोस्तों तो क्या बात समझिए, अभी क्या ही होगा यार, जो चल रहा है क्लास में उसमें सवाल नहीं पूछ रहे ना, उसके बारे में बात पूछ रहे कब खत्म होगा। और यहाँ सुंदर सी मैडम पढ़ा रही होती तो उससे कभी नहीं पूछते कब खत्म होगा, तब कहते मैडम 2-4 क्लास और ले लो। दोस्तों आगे लिख लो आगे। दोस्तों आरबीआई एवं बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना बस एक ही लाइन में होता है। तो एक जना कह रहा सर इसको युगांडा भेजिए, दोस्तों बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूति, पढ़ाया था कल आपको जीसेक,
तो जो लोग कल नहीं थे उन्हें समझ ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा कि ये क्या पढ़ा रहा है आदमी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जी से आप जानते हैं, जल्दी से मुझे जवाब चाहिए होगा। अल्पकालीन बोले तो 1 साल से, लॉन्ग टर्म बोले तो अल्पकालीन में क्या आता है, हाँ? और दीर्घकालीन में क्या आता है, राइट? हाँ, याद आ गया सब कुछ? चलो मैं कमेंट में भेज होगा तो ध्यान सुनना। ये देखो, ये देखो, ये मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। क्या है ये? मार कर पागल लड़की है, देख रहे हैं दोस्तों, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी घर पे बापू ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो पापा कहेंगे कहां पढ़ती है, कहीं केजीएस में, कहेंगे कह रहे कि कौन पढ़ाता है, कहेंगे भरत सर, कहेंगे आदमी पढ़ाता है कि पागल बना दिया हमारी मॉडी को, कह रहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अरे मान लो, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं ये क्या है। मैं कौन हूं, आप कौन है? बस इसे मैं खरीदूंगा, आप बेचेंगे, या आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप बेचेंगे, मैं खरीदूंगा, खत्म। एक ही लाइन में कि बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई और बैंक के बीच खरीदना और बेचना। बोलो कॉन्सेप्ट समझ गए? दैट्स ऑल। बोलो जी यस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या जैसे जल्दी मैं बोल रहा था, जल्दी आपके दिमाग में भी आ रहा था। मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज चाहूंगा आप लोगों से। कौन एवरीवन फोकस हियर, जल्दी बताइए। बैंक रेट, लोन कौन देता है, किसे देती है? ऑनलाइन आप भी बताएंगे। कौन सा? लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। बोलो क्या? रेपो रेट, जल्दी पूरा बोलो, रेपो रेट। सही है, सही है। शॉर्ट टर्म लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बैंक को। चलो एमएसएफ, कौन, किसे? हो गया, एक लाइन और। अबे रुक जा, हो गया। एक ही बात के लिए था तो और चाहिए क्या ना दोस्तों? आगे आगे बात देख रहे, कह रहा सर रात भरी तो हुआ अभी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिवर्स रेपो रेट, कौन लोन देता है, किसको देती है? कब? जब बैंक के पास तरलता ज्यादा हो जाती है। तो बैंक अपना पैसा कहां रखती है? आरबीआई के पास। बोलो क्लियर है? एचडीएफ, बस 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 हो गया, बस हो गया, राइट। रिवर्स रेपो रेट की तरह ही, बट रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई को बैंक पैसा देगी तो बैंक को आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, लेकिन बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना दे देन इट इज एचडीएफ। सही है। सीआरआर क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा सीआरआर के अंदर बताओ यार, कौन रखता है, कहां रखती है, किस फॉर्म में, वर्तमान में कितना है? हो गया। एसएलआर, बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट का न्यूनतम हिस्सा, फिक्स परसेंटेज, किस फॉर्म में? गोल्ड, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कैश के फॉर्म में। सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बस 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 हो गया दोस्तों। ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशियो ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर रेगुलेशन, मोरल प्रेशर एंड डायरेक्ट एक्शन, ये आप लोगों को इनके बारे में नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं, राइट। मेरे किसी और बैच में आएंगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम्स के लेवल में ये नहीं है। आप इतना मान के जाएं कि पेपर में क्या आएगा, यहां से वो सुन लो। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से आरबीआई के गुणात्मक उपकरणों में कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपके सामने है। हाँ, अगर आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है तो आपके पास किताबें हैं, गूगल है, उनसे थोड़ा पढ़िए, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। कौन, यदि आपकी व्यक्तिगत एंट्रेंस में है आपके कि नहीं मुझे तो जानना है, तो आप लोग अपने एंट्रेंसिकल अपने एफर्ट्स लगाइए थोड़े से, तो आप समझ जाएंगे। कमन, राइट। बस आपको गुणात्मक उपकरण के बारे में पता होना चाहिए। नाउ अब दोस्तों ऑनलाइन सारे लोग, हाँ देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट पूछा नासिर खान, थैंक यू नासिर। दोस्तों एक टर्म इन्होंने पूछा, दैट इज एलएएफ। एक टर्म इन्होंने पूछा एलएएफ, क्या पूछा? एलएएफ। आप लोग भी अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हैं एलएएफ। दिस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, तरलता समायोजन, दिस इज समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा। नाउ व्हाट इज एलएएफ? तरलता समायोजन सुविधा, वेरी सिंपल। तरलता, तरलता का मतलब है नगद उपलब्धता। क्या मैं कहता हूं तरलता या मैं कहता हूं नगद उपलब्धता, एक ही बात है। फोकस करेंगे। तरलता का समायोजन की सुविधा, अर्थात बैंक के पास, जब बैंक के पास, शालू कुमारी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बच्चों को कैसे पालना होता है ये तो बाप माँ बाप के ऊपर छोड़ते हैं, और बच्चों को क्या पढ़ाना होता है ये टीचर के ऊपर छोड़ते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से अपना काम ईमानदारी से करना है। बोलो जी यस। आप ये सब चीजों की टेंशन लोगी तो फिर समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी बेटे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए अपन को भाई जो चीजें जिस तरीके से करनी चाहिए, अगर एसी गर्म हवा देने लगेगा तो एसी का उपयोगिता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। बोलो यस। यदि आप उलझुल चीजें सीखोगे या उलझुल चीजें मन में लाओगे तो विकृति विकार उत्पन्न होंगे और आपको व्यक्तिगत लेवल पर समस्या आएगी। बेटा मुझे कोई फायदा नहीं इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बोलो जी यस नॉट। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक के पास ऐसा क्या है जिससे बैंक अपने तरलता जब ज्यादा हो तो कम कर लें और कम हो तो ज्यादा कर लें, उसी को कहेंगे तरलता समायोजन सुविधा। बोलो समझिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है, बिना तुम्हारे दिमाग पर लोड करे बस लिख लो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो दर और विपरीत रेपो दर, ये दो ऐसे उपकरण हैं जिन्हें आरबीआई कहता है कि हमारी तरलता समायोजन सुविधा है। ये क्या मतलब, एक लाइन में सुनो, दिमाग के अंदर इंस्टॉल करो, ध्यान समझना। मैंने कहा ऐसा बैंक के पास क्या है जिससे बैंक के पास जब तरलता ज्यादा हो तो बैंक क्या कर ले, और जब तरलता तो बैंक क्या कर ले। दोस्तों रेपो रेट, जब बैंक के पास तरलता नहीं है भाग के गई आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले आई, बताओ तरलता बढ़ गई। जब तरलता ज्यादा है तो भाग के गई आरबीआई के पास कुछ पैसा रखाई, तरलता कम हो गई। बोलो जय हो। दोस्तों एलएएफ को बोलते हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। बोलो क्लियर। चलो ऑनलाइन क्लियर है। चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे और फोकस करेंगे प्लीज। हमने ऐसे ही अपनी लास्ट क्लास में फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, उसके बाद हमने फिस्कल पॉलिसी का यूज किया था कि कैसे फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होते हैं। अभी आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति से कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति और डिफ्लेशन अब स्फीति, कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन
मुद्रास्फीति और अपस्फीति नियंत्रित की जाए। चलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से मुझे बता दो कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए इन जनरल क्या करना होगा। स्क्वीजिंग, कल की क्लास याद आया? और डिफ्लेशन के समय मनी सप्लाई ज्यादा। आप पहले दिन है, और कौन कौन पहले दिन है? और कोई है क्या? एक और कोई है? फर्स्ट आज मुझे सुन रहा है जो पहली बार केजीएस में, और कोई है? अब आपको और आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझना नहीं। कौन है सर? नहीं तो सोचो बड़ा टशन दिखा रहा था केजीएस में, टीचर समझा कुछ पानी रहा था और हवाबाजी ज्यादा दिखा रहा था, तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी स्टेटमेंट है, जो अब हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं 15 मिनट बाद, पूरा समझ आएगा 100%। बोलो जी यस, सही है नहीं? तो अभी आप लोग में समझना ना बेटा, ठीक। चलो बाकी आप लोगों के लिए केजीएस में एक सुविधा और है, इन लोगों को इसलिए समझा रहे हैं कि ये भी ग्राहक बनी जाए, काय को भागें। कौन है सर? नहीं तो बता पड़े क्या हो बस कल कहीं और। दोस्तों इसलिए एक एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कौन सही नहीं समझेगा दोस्तों, एलियन दोनों को समझा रहे। देखो तुम्हारे लिए एक सुविधा बढ़िया सी है, वो क्या कि आपको हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो जो भी हमारी 3-4 क्लासेस छूटी हैं वो आपको टेंशन नहीं लेनी, उसकी पूरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी नहीं? और फिर आप उसे पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद जब भी कोई डाउट हो तो हमसे पर्सनली पूछ लेना। बोलो जी यस, ये तुम्हारे लिए सुविधा है ना, इसलिए कल पैसे जमा कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति का नियंत्रण कैसे होगा, दोस्तों आइए हम अपने वही सारे इंस्ट्रूमेंट को एक बार उठाएंगे और उन सबसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। बोलो जी यस। चलो अब दोस्तों कल से आप लोग ये सोचने में लग रहे होंगे कि यार ये सब बैंक रेट, रेपो रेट का क्या होगा, तो आज आपको सिखाते हैं, राइट? तो थोड़ा फोकस करना दोस्तों। और तो और कितनी अच्छी बात है, कभी मैं सिखाता ही नहीं हूं, मेरे स्टूडेंट खुद अपने आप सीख जाते हैं। और देखना आप अपने आप से समझना, आप मुझे खुद सिखाओगे, मैं आपको क्या ही सिखाऊंगा। आप बस मुझे इतना बताओ, इन्फ्लेशन के दौरान बैंक दर कम होगा या ज्यादा? मुझे सारे स्टूडेंट से जवाब चाहिए। और ये भी याद रखो, जो लोग सिर्फ लिख रहे हैं या सुन रहे हैं इसकी तरह, दोस्तों उन लोगों को बहुत कम समझ में आएगा, ये भी याद रखना। और बाद में कहेगी हाय रब्बा हम तो लुट गए। दोस्तों केजीएस में जाके कुछ समझ नहीं आया, तो हम जब कह रहे थे कि पार्टिसिपेट करो क्लास में, अरे बोलो ऐसे, जब तक तुम आए हो एक ऐसी क्लास में ढोलक बजाना सीखनी है, तुमने तो सिर्फ बजाते लोगों को देखा है या बजाते सुना है, तो तुम कभी ढोलक बजाना सीख पाओगे? पहले दोस्तों ये बैठी हुई चुपचाप मुंह बंद करके जैसे कुछ पता नहीं क्या खा के आई हो, तो बोलने की भी हो रही है ना। दोस्तों अब मुझे जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं मेरी क्लास में, उतने बच्चों तक कॉन्सेप्ट जाता है। जो लोग सिर्फ जुगाड़ में रहते हैं, तुम भी तीर लगा दो हम भी लगा लेंगे, दोस्तों बाद में क्या होता है कुछ समझ नहीं आता, बाद में उसी में भूल जाते, तीर ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, फिर तुम्हें लगेगा यार ये क्या चल रहा है क्लास में। बाद में तुम क्लास नोट देखोगे तो मैं ऐसे तो लिखवाता नहीं कि यदि आरबीआई ने ये किया तो ये होगा, तो ये होगा। ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी स्मार्ट टीचिंग लर्निंग की। दोस्तों आप क्लास में कॉन्सेप्ट को जीवन तरीके से याद कर लो, और ऐसे याद कर लो कि बुढ़ापे में तुम मर रहे होगे तो अपना नाम भूल जाओ लेकिन ये ना भूलो। दोस्तों ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। बोलो जी यस। तो अगर आप इस खोपड़े को दिमाग मारो इस दीवार में, खून बाहर आएगा लेकिन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, जो पढ़ चुके हैं। बोलो जी यस। लेकिन अब तुम बैठे गूंगों की तरह, हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन के समय बैंक रेट क्या करेगा, तुमने कहा ऐसी तैसी करा, तुम ही बता दो, बाद में तीर लगा लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे पार्टिसिपेट करो दोस्तों, क्लास में पार्टिसिपेट करो। बोलो जी यस। एक खाना बनाते देखना और एक बनाकर सीखना, दोनों में अंतर है। बोलो जी यस। ना टेल मी एवरीवन, इन्फ्लेशन के दौरान बैंक रेट का क्या होगा? हैं? बढ़ जाएगा। मुझे आवाज से अरे हमसे इसकी बात करें, ये अपने आप चलता रहेगा। दोस्तों मैंने कहा सब लोग कम कह रहे थे, मुझे तो बड़ा सुनाई दे रहा है यार। ऐसा इन्फ्लेशन के दौरान बैंक रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। उन 2-4 बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आया, उनको मैं समझा देता हूं, नहीं तो बाद में तीन भी कुछ नहीं समझ पाएगा। पहले ध्यान सुनना, बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है। इतना ही था। आरबीआई ने देखा कि इस समय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, अर्थात मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। आरबीआई वांट्स कि मनी सप्लाई को स्क्वीज किया जाए इकोनॉमी से कम, तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देती है, अगर आरबीआई उन रेट्स को बढ़ा देती है, अर्थात सभी बैंक्स को आरबीआई से महंगे रेट पर लोन मिलेगा, और महंगे रेट पर बैंक्स लोन लेंगी कम, बैंक्स की मनी सप्लाई हो जाएगी कम। क्योंकि बैंक्स को महंगे रेट पर लोन मिला है, बैंक्स अपने कस्टमर्स को भी महंगे रेट पर लोन देंगे, तो महंगे रेट पर लोग भी बैंक से लोन कम लेंगे, तो लोगों की मनी सप्लाई कम। जब लोगों की मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, बात खत्म, पैसा जब। बोलो जी यस। नंबर 2 बोलो रेपो रेट। सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि मुझे रेपो रेट को समझाना चाहिए। क्या मुझे समझाना चाहिए? दोस्तों वो इसलिए मैंने आपको बताया था कल, बैंक रेट सबसे बड़ा भाई रेपो रेट और एमएसएफ एक दिन का भाई। बोलो यस और नॉट। दोस्तों क्या तीनों में लोन कौन दे रहा है? तो तीनों रेट को आरबीआई क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बोलो समझ में आया? तो तीनों रेट को आरबीआई, चाहे बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, तीनों रेट को आरबीआई क्या करेगा? बढ़ा देगा, सो दैट बैंक्स को आरबीआई से महंगे ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा, और महंगे ब्याज दरों पर बैंक्स ऋण लेंगी कम, मनी सप्लाई कम। बोलोगे? दिमाग लगाने वाला ये है विपरीत रेपो दर। ये बताओ आप लोग, विपरीत रेपो दर बताओ, विपरीत रेपो दर बताओ। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगा? हाथ ऊपर करो, नीचे। कितने लोग कह रहे हैं घटेगा? बाकी के कुछ नहीं कह रहे क्या? ढक्कन है क्या इस मोहल्ले में? तो ना तो ये कह रहे बढ़ेगा ना घटेगा, देगा। अच्छा बढ़ेगा वाले हो, अच्छा इसमें कितने बढ़ेगा वाले? ठीक है, ओ माय गॉड। और कितने घटेगा? अच्छा सॉरी कितना, कितने लोग कह रहे हैं घटेगा? बढ़ेगा। अब भैया इतने सारे लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, तो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे हम? दोस्तों बैंक विपरीत रेपो दर भी बढ़ जाएगा। एवरीवन विपरीत रेपो दर भी बढ़ जाएगा। एक लाइन में मैं सिखाऊं क्या? एक लाइन में मैं सिखाता हूं, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। विपरीत रेपो दर में मैंने आपको ये बताया था कि जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, बोलो क्या बताया था? जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक उस पैसे को उठाकर आगे पास रख देती। बेटा ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे तुम्हें दिमाग को अलर्ट रखना होगा और एक्टिवेट होकर पार्टिसिपेट करना होगा। बोलो जी यस। हर सब्जेक्ट का एक अपना शैली होती है पढ़ने पढ़ाने की। मुझे नहीं पता बाकी और सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मुझे तो इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ आता नहीं। लेकिन मैं सोच सकता है इतिहास वाली क्लास में तुम क्या ही करते होगे दोस्तों, टीचर आते होंगे पढ़ा के चले जाते होंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि भाई हड़प्पा की खुदाई चल रही होगी, कहीं खुदाई टीचर को पता होगा। बोलो जी यस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये निकला, टीचर बताएगा तुम नोट करते जाते होगे। लेकिन हमारी क्लास में क्योंकि इकोनॉमी में आप भी एक इकोनॉमिक एजेंट है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन बस मुझे व्यवस्थित तरीके से आपको समझाना है उस चीजों को। बोलो जी यस। ना दोस्तों विपरीत रेपो दर मैंने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आए तो बैंक उसे उठा के कहां रखेंगे? सीधी बात दोस्तों, कि जो लोग कह रहे थे कम, जो लोग कह रहे थे कम, कोई बात नहीं, वो लोग कम इसलिए कह रहे थे उन्हें लगा रेपो रेट में बैंक लोन लेता है और रेपो विपरीत में देता है, तो एक बढ़ा रहा तो एक घटा देगा। दोस्तों ऐसे नहीं, ध्यान सुनना। मैं कौन हूं? आप कौन है? विपरीत रेपो रेट में आप मेरे पास पैसा रख रहे हैं, मैं आपको ब्याज दे रहा हूं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस समय मैं कम ब्याज दर पर पैसा लूंगा आपसे, कम ब्याज दर, आप लोग अगर इसको कम कह रहे हैं कम ब्याज दर पर, मैं अगर आपको पैसा दूं, तुम कहोगे सर ऐसा है, ऐसी की तैसी कराओ, अपन तो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं तुमसे कहूं आओ बेटा एक्स्ट्रा पैसा है, तुमको हाँ हमें लगा रख दो, तुमको ब्याज हम 3% रिवर्स रेपो रेट, मतलब कम 3%, तुमको 3% लल्लू बनाओ, जिम में डाल लो। बोलो जी 3%, हम तो बाजार में इन्वेस्ट करेंगे 7-8% मिलेगा। बोलो जी यस।
तो क्या आप जमा करोगे? आपकी मनी सप्लाई कम होगी। हम तुमसे कहें ज्यादा पैसा तुमको हो, हम कहें मेरे पास रखोगे तुमको हो, तुमको ब्याज हम कहें 10%, कहेंगे अरे भाई साहब लो, अरे बोलो ऐसा दोस्तों क्यों? फिर हम कहेंगे क्यों भाई साहब? तो अरे सर बाजार में रिस्क है, बाजार में रिस्क है, डूब गया तो इला आपके पास रखेंगे सेफ है। तो देख लो दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक अपना ज्यादा ज्यादा पैसा उठा के कहां रखेंगी? आपके पास। आपके पास मनी सप्लाई क्या बचेगी? कम। हो गया खत्म। एचडीएफ, एसडीएफ। तो कल मैंने सिर्फ बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह पढ़ाए थे, आज मैंने इसका यूज बताया आपको। बोलो जी यस। आपको ये समझ में कल तक नहीं आ रहा था कि यार रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, आज आप समझ गए। बोलो यस। इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाती है और डिफ्लेशन के दौरान घटाती है। सही है, सिंपल। चलो एसडीएफ भी बढ़ा देगी, क्योंकि क्यों ही आपसे पूछ के समय बर्बाद करें, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत रेपो दर की तरह ही है ये। तो बोलो जी यस। चलो नेक्स्ट आज हमने पढ़ा सीआरआर। सीआरआर, इसमें आप पार्टिसिपेट करिए और ईमानदारी से बताइए सीआरआर का क्या होगा। ब्यूटीफुल दोस्तों, ब्यूटीफुल। सीआरआर क्या होगा? बढ़ेगा। दिमाग लगाइए वो कैसे, क्या अभी सीआरआर चल रहा है 3.25%, 3.25%। बोलो जी यस। अगर आरबीआई इसको कर दे 10%, दिमाग लगाओ कितना? अभी आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, आप 3.25 मुझे दे रहे थे, अब आरबीआई ने इसको कर दिया 10, तो अब आप मुझे बताओ ज्यादा पैसा आप अपना कहां रखोगे? आपके पास मनी सप्लाई क्या बची? कम। नंबर 7 एसएलआर। दिमाग लगाओ अपने आप मुझे बताओ एसएलआर का क्या होगा? एसएलआर भी बढ़ेगा। बाकी जिन्हें नहीं आया उन्हें मैं समझाऊंगा। अभी एसएलआर 18% है। बोलो यस। देखो दिमाग लगाना, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। 100 रुपए आया, अरे बोलो यस। अभी 3 रुपए 25 पैसे क्या है? 18 क्या है? 78.75 कहां जा रहा है? मार्केट में लोन के रूप में, मार्केट में लोन के रूप में। अब अगर मैं 3 को कर दूं 10, ये देखो सीआरआर बढ़ा दिया। एसएलआर को कर दूं 30, अब मार्केट में सिर्फ जाएगा 60%। मुझे लग रहा देखो मनी सप्लाई कम हो गई। नहीं दिखा? पक्का? पक्का? दिस इज कॉल्ड सीआरआर और एसएलआर और इन्फ्लेशन का संबंध। नाउ ओके ओके ओके, लास्ट स्टेटमेंट। मुक्त बाजार प्रचलन, मुक्त बाजार प्रचलन। दोस्तों मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, फोकस करेंगे सारे लोग। मुक्त बाजार प्रचलन में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई ना। मुक्त बाजार प्रचलन में मैंने दो चीजें पढ़ाई कि यहां पर आरबीआई दो चीजें करेगा, या तो सेल या बाय। तो अपने आप बताइए कि आरबीआई इन्फ्लेशन के दौरान प्रतिभूतियों को सेल करेगा या बाय? लिख रखो, दिमाग 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 रोको रोको रोको, दिमाग में वो जरूर रखना कि आपके पास मनी सप्लाई कम करनी है। अब मुझे बताओ, अपना अपना थोड़ा दिमाग लो लगाओ, टाइम लो, 2-4 सेकंड कूल होके, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आरबीआई हूं, मैं चाहता हूं आपकी जेब में पैसा कम हो। दोस्तों आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को सेल करेगा या आपसे बाय करेगा? कितने लोग कह रहे हैं सेल, कितने लोग कह रहे हैं बाय? बाय। ढक्कन हो गया बे, है? अपना मार, पेन उठा, अपना पेन उठा, पेन उठा, अबे पेन कलम। वो एक तेरी सिक्योरिटी है, ये मेरी सिक्योरिटी है। आप बैंक हैं, मैं हूं आरबीआई। अगर मैं आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में, मुक्त बाजार प्रचलन में, अगर मैं आपकी सिक्योरिटी खरीद लूं, आप कह रहे बाय, तो मैं आपको पैसा दे दूंगा ना, तो फिर आपकी मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगी ना। पैसा वसूल, बैठ जाओ। दोस्तों आरबीआई सिक्योरिटी को क्या करेगा? सेल करेगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ गए? तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मुक्त बाजार प्रचलन में आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करता है इन्फ्लेशन के दौरान? तो क्या करता है? सेल, सेल है ना। और डिफ्लेशन के दौरान बाय। सीख गए? पक्का? चलो ये हो गया मौद्रिक नीति का प्रयोग, मौद्रिक नीति का प्रयोग। लेकिन मैं इतने में तो रुकूंगा नहीं, थोड़ा और पढ़ाऊंगा आपको। जैसे हमने कल फिस्कल पॉलिसी में भी कुछ निकाला था, यहाँ पर भी मेरे पास कुछ माल है, बहुत ध्यान से सुनना उसे। दोस्तों जब आरबीआई ये वाली पॉलिसी बनाता है, इसे आरबीआई एक नियम नाम देता है। इसे आरबीआई ने कहा डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। डियर या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं महंगी मुद्रा नीति। देखो दोस्तों अब एग्जामिनर हमें घुमाता है, प्लीज फोकस करें। महंगी मुद्रा नीति, फोकस करें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द डियर मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट वुड बी। सवाल आएगा महंगी मौद्रिक नीति में आरबीआई रेपो दर का क्या करता है? तो आंसर लिखोगे बढ़ाएगा, घटाएगा, नो परिवर्तन, ऐसे। तो डियर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई बैंक रेट रेपो रेट बढ़ाता है। सही है। कुल मिलाकर दूसरा सवाल बनाता हूं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कैसी मौद्रिक नीति होती है? तो आंसर क्या है? महंगी मौद्रिक नीति। बोलो क्लियर? और जब आरबीआई ये सारे डिसीजंस ले रहा है और ये काम कर रहा है, तो आरबीआई ने इसका नाम दिया चीप, टीप, लूज, इजी, डोविश, डोविश मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तरीके से दोस्तों आपको इतने सारे नाम लिख के दिए। क्यों दिए? क्योंकि दोस्तों मुझे कोई चुल नहीं है दोस्तों। मैंने इतने नाम इसलिए दिए क्योंकि पेपर में एग्जामिनर का एक ही सपना है कि तुम्हें हर क्वेश्चन में ट्रैप कर ले, जाल में फंसा ले। और आपका एक ही सपना होना चाहिए, हर क्वेश्चन के ट्रैप से बाहर निकल जाओ। बोलो यस। तो वो आपसे चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे चलाऊ वर्ड ये है चीप, और इसका है टियर या टाइप, दोनों ही। दोस्तों आपसे ये नहीं पूछेगा, वो एग्जाम आपको कंफ्यूज करेगा और आपसे कहेगा डोविश। क्या कहेगा? डोविश। आप फंस जाओगे, इसलिए आप सारे वर्ड लिखो। हाँ एक और वर्ड याद आ गया, इसी को बोलते हैं एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव हिंदी में इसे बोलते हैं मिलनसार, मिलनसार। तो अगर आ जाए मिलनसार मौद्रिक नीति तो ये राइट। इसके कुछ और नाम भी है, बता दूं क्या? बता दूं क्या? हॉकिश, हॉकिश हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा, हॉकिश ऐसे लिखा होगा, हॉकिश। तो हॉकिश डियर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो समझ गए? दैट्स इट। दोस्तों एक है ह्यूमन टेंडेंसी, और वो ये है कि भूल जाने की। इसकी स्वयं परमात्मा राम हनुमान जी को लेकर क्लास में अवतार लें और पढ़ाएं। मैं तो उनका छोटा भाई भरती हूं दोस्तों। कौन? यस। तो अगर स्वयं परमात्मा राम आपको पढ़ाएं आकर, तो 2-4 महीने बाद तुम वो भी भूल जाओगे सब। जल्दी बोलो हाँ। लेकिन बोर्ड पे लिखा ये कॉन्सेप्ट तुम आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ मुझे 5 सेकंड सुनना है और समय स्टार्ट्स नाउ। इन्फ्लेशन के दौरान सब कुछ इंक्रीज, इन्फ्लेशन में आई और इंक्रीज में भी आई, और डिफ्लेशन के दौरान सब कुछ डिक्रीज, डिफ्लेशन डी और डिक्रीज में डी। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो गया। बोलो जी यस। हो गया काम? दोस्तों आज के बाद कभी भी कोई, कभी भी दोस्तों, बस बस बस। तो आज के बाद कभी भी आपके सामने प्रश्न आए कि डिफ्लेशन में रेपो रेट को भाड़ में जाओ डिक्रीज, कुछ नहीं सोचना। बोलो यस। इन्फ्लेशन में सीआरआर इंक्रीज, छोड़ो दोस्तों, डिफ्लेशन में रेपो रेट डिक्रीज। बोलो समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी और उसका यूज। यहां से कोई हाथ ऊपर कर रहा था? राइट।
आपने अपने दिमाग की बात देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया। मतलब अभी मैं सोच रहा था कि बढ़िया दिमाग लगाया इस लड़के ने। कह रहा कि एसएल इन्फ्लेशन समय एसएलआर को फिक्स कर दे। तो देखो वैसे मैं जनरली तुम्हें ये आंसर देता हूं कि कभी आरबीआई एसएलआर छिड़ते ही नहीं है। कई वर्षों से 18 ही चल रहा है हमेशा। बोलो जी यस। तो जनरली जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो आता है सीआरआर, राइट। लेकिन अब मैं तो ये कहा कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो हम सीआरआर के साथ एसएलआर को भी बढ़ा दें। अभी मैंने देखो एग्जांपल बताया था कि 100 रुपए आया, 3 रुपए 25 पैसे रखे, 18 अपने पास रखे। आपका स्टेटमेंट सही है कि 3 को 10 कर दें, 18 को 18 रहने दें, तब भी बाजार में तो ज्यादा पैसा जा रहा है ना। लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा है तो 3.5 3 25 को कर दें 10 और 18 कर दें 30 तो बाजार में 60 ही जाएगा, तो इन्फ्लेशन और कंट्रोल हो जाएगा ना। हाँ तो मेरा सीआरआर ही सबसे ज्यादा यूज में आता है। इसी बात पे मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, इसी बात पे एक और स्टेटमेंट बताता हूं दोस्तों। आप जितना डिस्कशन करोगे, टीचर से जितने सवाल पूछोगे, उतना आपको कॉन्सेप्ट और मिलेगा। सीधी सी बात है। अगर आप सिर्फ मेरे दिमाग से पढ़ोगे तो ना तो मैं यहाँ कोई कॉपी लाता, ना किताब लाता, ना तो यहाँ कुछ रखता हूं दोस्तों। जो भी है दिमाग में इंस्टॉल्ड है, जो निकलता है बोलता जाता हूं, चल रहा क्लास में। बोलो जी ऐसे सदियों से ऐसी पढ़ाता हूं, बस घर से पढ़ के आता हूं, पहले तैयार होकर। ऐसे तो ना मुंह उठा के आ गया। कल रात को स्क्रिप्ट लिखी गई थी आपके बैच की कि आज आपके बैच में मुझे ये परफॉर्मेंस देनी है, तो कल रात को स्क्रिप्टिंग हो गई इसकी और आज मैं डिलीवरी दे रहा हूं आपको। तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों प्रिपरेशन पहले से ही होती है, लेकिन बाद में यहाँ में कुछ नहीं लगता। ये मेरी हमेशा से आदत है दोस्तों। पहले सब याद करके आता हूं, पढ़ के आता हूं। बहुत सारी चीजें तो बड़ी बड़ी सारी है दोस्तों। अगर हम बात करें तो लेकिन पहले से प्रिपेयर हो गया था कि यहाँ तक पढ़ाया था, आज ये पढ़ाऊंगा। बोलो जी ऐसे। तो ध्यान सुनना, एक और स्टेटमेंट निकल के आ गया। अगर शायद आप सवाल नहीं पूछते तो मैं ये बताता नहीं आप लोगों को। लेकिन दोस्तों इसलिए मैं देखो प्रेरणा दे रहा हूं कि सवाल पूछा करो, सवाल पूछा करो। दोस्तों मेरे पास एक साइड, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। दोस्तों मेरे पास एक साइड पॉलिसी रेट्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, आरआरआर, बोलो यस। एक साइड मेरे पास आरक्षित अनुपात है, क्या क्या, सीआरआर और एसएलआर। सही है। अगर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आरबीआई को जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई को जब इन्फ्लेशन से कंट्रोल करना है, राइट, तो दोस्तों तो एक साइड आरबीआई के पास बैंक रेट, रेपो रेट है, एक साइड सीआरआर एसएलआर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका अपना दिमाग लगाइए कि इन दोनों में ज्यादा प्रभावी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्षमता बैंक रेट, रेपो रेट में है या सीआरआर एसएलआर में? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या अपनी तरफ से? आप बोलो क्यों क्यों है? हाँ ऐसी कुछ है, बेटी शाबाश, बिल्कुल बढ़िया। देखो दोस्तों, देखना कितना बढ़िया ज्ञान निकल के आ रहा है क्लास से। एक साइड तो हमारे पास शुरू के 5 है, एक साइड 6 और 7 है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस समय आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करना प्लीज। इस समय आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो ज्यादा प्रभावी और स्पॉन्टेनियस तुरंत इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सहायक शुरू से 5 तक है या 6 और 7 है? तो 6 और 7 कैसे, पहले मुझे तो सुन लो। अब मान लो आरबीआई ने इन्फ्लेशन के दौरान, बस इस टॉपिक का मेरा सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, एक और पढ़ाएंगे फिर खत्म करेंगे दोस्तों। मान लो आरबीआई ने इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट और बैंक रेट कम कर दिए और ये सोचा कि यार हम रेपो रेट वगैरह कम कर रहे हैं तो बैंक आएंगी, मुझसे लोन ज्यादा लेंगी और लोगों को लोन नहीं, मतलब डिफ्लेशन का एग्जांपल ले लो। डिफ्लेशन के दौरान बैंक रेट, रेपो रेट क्या कर दिए काम, ये सोच के कि बैंक आएंगी और मुझसे लोन लेंगी क्योंकि सस्ते रेट पर मिल रहा है और बल्ले बल्ले हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन भाई कोई बैंक आई नहीं, लेकिन भाई कोई बैंक आई नहीं, कोई बैंक ने कहा ऐसी की तैसी कराओ, नहीं आ रहे, पैसा बहुत है हमारे पास। बोलो यस। लेकिन आप दो कोई बैंक आई नहीं, क्या मनी सप्लाई पे कोई प्रभाव पड़ा? लेकिन बड़ी बार आरबीआई ने तुरंत कहा सुनो सीआरआर कम कर दो 3.25% से मात्र 1%। बोलो यस। और आरबीआई ने तुरंत कहा भाई साहब एसएलआर बढ़ा नहीं, 5% रखो बस। सीआरआर एसएलआर दोनों कम कर दिए, स्पॉन्टेनियस। अब बैंक को कम पैसा देना पड़ा, कम रखना पड़ा, मार्केट में क्या गया ज्यादा। तो बताओ मनी सप्लाई पर डायरेक्ट प्रभाव किसका पड़ा, सीआरआर एसएलआर या बैंक रेट, रेपो रेट? इसलिए दोस्तों दिमाग में रखिएगा कि हम सीआरआर और एसएलआर को आरबीआई ने एक नाम दिया है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ये पेपर में पूछा गया सवाल है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष उपकरणों में क्या शामिल होता है। दोस्तों डायरेक्ट हम सीआरआर और एसएलआर को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। बोलो कुछ ज्ञान मिला? तो सीआरआर और एसएलआर को हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। दैट्स कॉल्ड सीआरआर और एसएलआर। इज इट ऑलराइट? पक्का? दोस्तों ये तो हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट और उसका पूरा यूज। अब हम एक और लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि देखो हमने पढ़ा मौद्रिक नीति, पढ़ा हमने, है ना, और एक पढ़ा हमने राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति दोस्तों ये 3 तरीके की होती है। एक विस्तारवादी नीति। मैंने बहुत स्मार्टली यहाँ नीति लिखा, प्लीज थोड़ा फोकस करें क्योंकि मैंने ऊपर मौद्रिक और राजकोषीय लिख दिया, नहीं समझे क्या? तो हम कह सकते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति या कह लो विस्तारवादी राजकोषीय नीति। सही है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक होता है संकुचित नीति, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और एक और होता है न्यूट्रल पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं तटस्थ नीति। बस एक लाइन में सुन लो, खत्म बात। क्या है? देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो फिस्कल पॉलिसी है वो 3 तरीके की होती है। एक विस्तारवादी, थोड़ा दिमाग लगाओ, विस्तार, बस हो गया। मतलब जब आरबीआई या सरकार देश में मनी सप्लाई को बढ़ाए उसी को बोलेंगे विस्तारवादी। बोलो समझ में आया? अगर एग्जाम में आ जाए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आंसर होगा मनी सप्लाई ज्यादा। बोलो क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बना रहा मैं, ध्यान सुन लेना। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति आएगी? लो जैसे दोस्तों, संकुचित का मतलब जहां पे मनी सप्लाई कम, सही है, और तटस्थ का मतलब है जहां पे मनी सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब ना तो कम ना तो ज्यादा, कांस्टेंट। बोलो जी यस। अब देखो दोस्तों, क्या मैं दूसरा पॉइंट लिख दूं कि इसमें ये लाते हैं अविस्फीति के नियंत्रण के लिए? अरे यार तुम बोल ही नहीं रहे भाई। ये लाते हैं अविस्फीति के नियंत्रण हेतु। बोलो जी यस। तो जब हमें अविस्फीति का क्या करना है, नियंत्रण, तो हम क्या लेकर आएंगे? और दोस्तों जब हमें मतलब किसका, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना है तो क्या लेकर आएंगे? मुद्रास्फीति का नियंत्रण, तो हम क्या लेकर आएंगे? संकुचित राजकोषीय मौद्रिक नीति। बोलो समझिए, दैट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेशन एंड ऑल। आधा घंटा हमारे पास बचा है, हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे और फिर कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बोलो जी यस ना।
इन्फ्लेशन से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं ना, किसी किताब से, किसी एमसीक्यू से, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो ज्यादा समझ गए हो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न किसी का भी हो, यू आर फ्री टू आस्क, पूछिए। हाँ वो मैं बस लिखवाने वाला ही था, वो मैं वहीं पे आ गया था बस कि मैंने कहा ये नहीं पूछ रहे तो मैं एक स्टेटमेंट और लिखवाता हूँ क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं। तो जहां आपने सीआरआर लिखा है वहां पे आइए आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ एक स्टेटमेंट। आइए सीआरआर पे आइए जरा, सीआरआर पे आइए, सीआरआर पे आइए जल्दी। आ गए क्या? आ गए? सीआरआर, जहां सीआरआर लिखा हमने, सीआरआर दोस्तों, सीआरआर पे आइए। राइट दोस्तों, सीआरआर में आप देखिए और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखिए। पहले लिखते लिखते सीख जाइएगा, बोलो यस। पहले यह न्यूनतम 3% एवं 3% एवं अधिकतम 15% होता था। इस लाइन को समझिए अपने आप। पहले आरबीआई चाहता चाहे तो मिनिमम सीआरआर कितना कर सकता था? 3 और अधिकतम 15। लेकिन 2006 से आरबीआई ने सीआरआर की, ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए, 2006 से आरबीआई ने सीआरआर की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा समाप्त कर दी। न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा समाप्त कर दी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं अब 0 से 100% तक। बताओ कितने स्टूडेंट समझ गए? जैसे आजकल लोगो सबको समझाई देते हैं। अभी सीआरआर वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 3.25%। सही है। तो आरबीआई पहले चाहती थी, आरबीआई का अधिनियम कह रहा था ये कि आरबीआई इसको मिनिमम कितना कर सकती है और मैक्सिमम बस, लेकिन वर्तमान में आरबीआई सीआरआर को मिनिमम और मैक्सिमम 100 कर सकती है। एसएलआर में आ जाओ, स्टेटमेंट क्लियर हो गया? एसएलआर में आ जाओ। पहले यह न्यूनतम 25% एवं अधिकतम 100%, सॉरी 40%, अधिकतम 40% हो सकता था। आज संविधान दिवस है, हो सकता था, लेकिन अब यह है, न्यूनतम 0% एवं अधिकतम, आप बताएं, एवं अधिकतम 40% हो सकता है। बताओ भाई, क्या स्टेटमेंट समझ में आ गया? पक्का आ गया? तो एसएलआर लाइक, और हमने 2007 लिखा क्या? 2007 से, तो 2007 से ये कितने से कितने प्रतिशत हो सकता है? 0 से 40। बोलो जी क्लियर है? तो बस इतना याद रखना है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सवाल था क्या तुम्हारा? दोस्तों ये हो गया सीआरआर और एसएलआर। सही है। तो अब इसकी मिनिमम लिमिट हो गई 0 और मैक्सिमम 40। पहले इसकी मिनिमम थी 25 और मैक्सिमम 40। और कोई प्रश्न किसी का? एक मिनट। हाँ, ओ बढ़िया सवाल है, बैठो, बढ़िया सवाल, शाबाश। इनका सवाल है सीआरआर वन टाइम होता है एनुअली? और सवाल को रिफाइन करें थोड़ा, छाने तो सवाल है सीआरआर में बैंक आरबीआई के पास रखती है तो कब रखती है? और अच्छा सवाल बना दिया। तो देखो दोस्तों, आरबीआई कहता है कि बैंक्स को हर रोज के बेसिस पर जो भी आज पैसा आया उसका 3.25% हर रोज अपने पास रखना है। आज, कल, परसों, हर रोज। और हर 14वें दिन, हर, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा, इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं फोर्टनाइटली, बोले 2 सप्ताह, फोर्टनाइटली। और शुद्ध भाषा में बोले तो ऑल्टरनेट फ्राइडे, ऑल्टरनेट, इस फ्राइडे छोड़ अगले फ्राइडे, फिर अगले छोड़ चौथे। बोलो क्लियर? तो हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को 14वें दिन उठाकर आरबीआई के पास रखना होता है। राइट ना? तो दोस्तों हर रोज के बेसिस पर बैंक सीआरआर कहां रखती है और 14वें दिन तुम वाला का पूछ रहे हो भैया? यार वो सीआरआर में जीसेक देती है, ये कहां से आ गए बे? व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन यार? सीआरआर तो यहाँ पे कोई डाउट बनता ही नहीं है कि सीधा आपके पास 100 रुपए आया, 3.25% आरबीआई पर रख दो। जीसेक का मैं तो लिखवाया भी है, सिर्फ नगद के रूप में लिखवाया। तो क्यों उठपटांग सवाल पूछ रहे बे? कुट जाओगे भी, याद रखना दोस्तों। ऐसे सवाल पूछे, वो डाउट अच्छा था। देखिए मैंने साफ लिखवाया भी तो सिर्फ नगद के रूप में लिखवाया ना। सिर्फ वर्ड का मतलब नहीं समझे क्या तुम? कोई एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। कोई भी सवाल आपने कुछ लगाया हो, समझ में नहीं आया हो, हमने पढ़ाया हो, नहीं आया हो, यू कैन आस्क। तो उम्मीद करें सब कुछ आ गया। चलो अच्छा, एक सवाल, एक काम तो रह गया, मैंने आपसे एक दिन कहा था, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन था ये? चांद इलाही। दोस्तों एक शब्द उन्होंने पूछा, मैंने एक दिन कहा भी था, बताऊंगा, याद आएगा आपको? स्टैगफ्लेशन। हिंदी बोलते हैं मुद्रा स्फीति जनित मंदी। मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा। मुद्रा स्फीति जनित मंदी। दोस्तों स्टैगफ्लेशन अच्छा शब्द है ये, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। सारे लोग बोर्ड की ओर देखेंगे प्लीज। दोस्तों ये बताइए ये क्या है? हाँ ये क्या? ट्रेड साइकिल। क्या है? व्यापार चक्र। जल्दी बताएंगे सारे लोग, यहाँ क्या है? बूम, बोलो तो इन्फ्लेशन। यहाँ क्या है? बोलो जी यस, मुद्रास्फीति। और दोस्तों बताओ यहाँ क्या था? रिसेशन, मंदी, मंदी। और बताओ यहाँ क्या है? यहाँ पर इन्फ्लेशन भी है और रिसेशन भी है। इस कॉल, तो पहला स्टेटमेंट, जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होती है, जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ऑनलाइन सारे लोग फोकस करें, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। दोस्तों यूके के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, उनका नाम था इयान मैकलॉयड। उन्होंने ये शब्द दिया था, इयान मैकलॉयड ने, इयान मैकलॉयड, राइट। उन्होंने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो, इसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन। सही है? थोड़ा फोकस करना।
अगर हम इसको ऐसे नहीं तो बीच में लगा लो या, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखना मुद्रास्फीति के समय यहाँ देखो सामान्य कीमतें क्या होती हैं, जब सामान्य कीमतें क्या हो बढ़े या सिंपल कीमतें बढ़े, बोलो जी यस। और जरा ध्यान देखना मंदी के समय क्या होता है, एवं रोजगार क्या हो, एवं रोजगार क्या हो कम, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। पेपर में ये भी सवाल आ सकता है, थोड़ा विचित्र हो गया, विचित्र, थोड़ा फोकस करो, आपको दिमाग में आना चाहिए गुरुजी आपने तो ये बताया था कि जब मुद्रास्फीति होगी तो रोजगार भी ज्यादा होगा, बताया था मैंने, लेकिन एक विचित्र अवस्था है जिसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां मुद्रास्फीति के साथ मंदी है, मंदी तो मंदी की वजह से क्या है, रोजगार कम है, बोलो ऐसे। तो जब मुद्रास्फीति मतलब प्राइस ज्यादा हो और रोजगार कम हो, लेकिन मैं तो ये पढ़ाया ना जब प्राइस बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ पढ़ाया ना। दोस्तों मान लो एक एग्जाम में मान के लो आप पीवाईक्यूज लगाओ, स्टैगफ्लेशन से हो सकता है दोनों ही स्टेटमेंट ना मिले, फिर आप क्या मारोगे इसमें, तो ध्यान से सुनना, मैं तीसरे स्टेटमेंट में कह सकता हूं कुछ नहीं किया, इसे दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा दिया मैंने, देखना जब दोनों कीमतें वही सामान्य कीमतें एवं बेरोजगारी बढ़ती है, हाथ ऊपर करो, कितने समझ गए, समझ गए, जो नहीं समझे वो छोड़ दें। दोस्तों जब दोनों कीमतें एवं बेरोजगारी बढ़ती है, बोलो यस, समझ गए, अब फिर से हाथ ऊपर करो, कितने समझे, फिर से हाथ ऊपर करो और कितने समझे, समझ गए, सभी समझ गए, चलो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, बोलो यस, एनी अदर सवाल, चलो आगे चला जाए, आगे चला जाए, और कोई, हाँ प्लीज बेटा पूछो, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू, बोलो बेटा। दोनों ऐसा नहीं होगा, पहले किसके जाएगा, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, दोनों हो जाएगा। भाई साहब बुरा नहीं मानना, बाहर जाइए, बाहर करने में हमें बुरा लग रहा है इसलिए मैंने पहले कहा, आप भी बुरा नहीं मानना, मैं तो बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि ये तो ना है कि तुम चले आ रहे 4:09 पे और 4:30 पे क्लास खत्म है हमारी, कौन रोज सिखाते हैं तुम्हारी क्लास में तुम लोगों को, तो इतना भी अपना लो स्टैंडर्ड मत दिखाओ मुझे कि दोस्तों कि हम तो बिल्कुल बैल आदमी है, बैल कुछ समझ में नहीं आता, फर्क ही नहीं पड़ता, क्लास का कुछ डेकोरम है उसको मेंटेन भी करेंगे, कम ऑन, राइट और नॉट, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी बेटे। तो पहली बात तो देखो, आप पहले अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि बैंक अपनी आरबीआई सीआरआर को बहुत ज्यादा सिर्फ एक ही कंडीशन में बढ़ाएगी बेटे, वो भी कब बताओ सारे लोग, जब देश में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाए, तो अभी तुम्हारा बुखार बहुत ज्यादा है और तुमसे कह रहे पैरासीटामोल ले लो, डोलो ले लो, डोलो तुमको, और ये तो 500 mg की है, शरीर में लीवर खराब हो जाएगा हमारा, तभी तुम लीवर देखोगे कि बीमारी देखोगे, तो इसलिए अभी तो अपन को इन्फ्लेशन देखना है, सीआरआर बढ़ा रही है, तो ये नहीं सोचना कि बैंक का ज्यादा पैसा रहेगा, फिलहाल ये सोचना है कि देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो जाए। आई थिंक यू गॉट द आंसर। चलो थैंक यू ऑनलाइन सभी लोगों को। दोस्तों हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। एक जना कह रहा तटस्थ मौद्रिक नीति को या राजकोषीय नीति को समझा दो, तो तटस्थ का मतलब था दोस्तों, यहाँ तटस्थ का मतलब था, ध्यान सुनना, एक्सपेंशनरी में अपने आप बताओ कि आरबीआई बैंक दर मतलब पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियोज को कम करेगा ज्यादा, कम करेगा ज्यादा, ये एक्सपेंशनरी कम करेगा, बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग, कम करेगा, और यहाँ पर सही है, लेकिन ना तो आरबीआई कम करे ना ज्यादा, व्हेन बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड, बोलो क्लियर। यहीं से मुझे एक और रिलेशन याद आ गया, मैं आपको एक और रिलेशन दिखाऊं क्या, देखो दोस्तों कभी भी आप ये नहीं पढ़ेंगे, एक चीज और सिखा दे, रुक जाओ एक चीज और सिखा दे, फिर आप ये लिखना, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये आप एक चीज और सीख लो मुझसे, एक और चीज सीख लो, बेसिस पॉइंट, एक और मेरे पास छोटा सा टर्म है बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं इसको, बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट, अच्छा ज्ञान मिलेगा इकोनॉमिक्स का, फोकस करना। बेसिस पॉइंट क्या होता है, बीपीएस बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, 1 बीपीएस बराबर 1/100 परसेंटेज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बीपीएस, तो 1 बीपीएस इज इक्वल टू 1/100 परसेंटेज। ध्यान सुनना, मान लो दोस्तों ये बताएगी मॉनेटरी पॉलिसी, और कोई बताना अगल यहाँ से भी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइम में चेंज होती है, आराम से बताओ, पेपर में भी तो बतानी पड़ेगा, मौद्रिक नीति जो है वो कितने टाइम में चेंज होती है, सिर्फ आप बताइए प्लीज। किस जवाब आता है श्रीलंका से, बस एक को आता है, बाकी को नहीं आता। भैया डंडा ले आओ, ओए भैया डंडा लो, डंडा ना, जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ दोस्तों, बहुत है पहली बार आई तुम, अबे यार ये पहली बार नहीं फंस गई तुम, अंदर दोस्तों, हाँ भाई किसको कौन कौन रोज आ रहा है, मैं सकले देख रहा हूँ, हैं अरे यार अंदर पहली बार आई है, ये कितना चंड आदमी, क्या सा सूद राइट है, चलो लागे ही नहीं, क्या सा हो गया आज, तो हाथ तब रहने दो बेटा, तब रहने दो, आराम 2 महीने में, हाँ ये देखो मैं क्या बता रहा, सुनना, जब भी आप जैसे पहले आता है अप्रैल में, महीने की शुरुआत में, अप्रैल मई के लिए अप्रैल में, जून जुलाई जुलाई में, अगस्त सितंबर अगस्त में, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में, बोलो ऐसे। अब आप देखेंगे दिसंबर, आज कितनी तारीख है 26, आप देखेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में एमपीसी की बैठक हुई, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स पढ़ो यार, दिसंबर फर्स्ट वीक में एमपीसी की क्या हुई बैठक, और आप उस एमपीसी की बैठक में एक बात पाएंगे कि आरबीआई ने मान लो रेपो रेट को बढ़ा दिया, अभी चल रहा है 5.50% और आरबीआई ने से कर दिया 5.75%, तो कितना बढ़ाया 0.25%। तो आप कभी भी आरबीआई के आर्टिकल में या आरबीआई के अधिकारियों के पे या किसी न्यूज़पेपर में या किसी किताब में ये नहीं पढ़ेंगे जो आपने अभी बोला कि रेपो रेट 5.50 से बढ़ाकर 0.25% बढ़ाकर 5.75% कर दिया, तो आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि 0.25% बढ़ा दिया। जब आपको मैंने बिल्कुल नदी पार करने तक ले आया तो मैंने कहा धक्का और मार दे नदी पारी हो जाए, इसलिए ये पढ़ा रहा, वरना दोस्तों ये आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आप अभी सीख के जाओ मुझसे। सवाल डिस्कशन क्या चल रहा है समझ में आया कि आप अभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि 0.25% बढ़ा दिया, या मान लो अभी 5.50 है फिर कर दिया 5%, तो आप क्या पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे कि 0.50% कम कर दिया, नो, आप पढ़ोगे बीपीएस। ये क्या होता है 1 बीपीएस बराबर 1/100%, दैट मींस अगर मान लो 25 बीपीएस तो हो गया 25/100%, दैट इज इक्वल टू 0.25 बीपीएस, दैट्स इट। तो अगर आपको मान लो आरबीआई ने रेपो रेट को, एवरीवन ऑन द बोर्ड, रेपो रेट को 5.50%, इस समय रेपो रेट 5.50% है, इसको दोस्तों अगर आरबीआई ने कर दिया मान लो 5.25%, तो आप ऐसा पढ़ोगे अखबार में 25 बीपीएस कम किया गया, ये पढ़ोगे आप, बोलो जय हो, बोलो समझ में आया। या हमने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पढ़ी,
कल किस किसने घर जाके पढ़ा परसों कि एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र कितने साल के लिए? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख, यही पढ़ा था आपने। पीपीएफ कितने साल के लिए? 15। बोलो यार, तो मेरी सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर 8.2%। शाबाश। एलिजिबिलिटी 10 से लेकर 10 साल, 10 से लेकर 10 साल, मतलब कितने साल तक की बच्चियों का अकाउंट खुल सकता है? 0 से 10 साल। आप बता रहे थे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इज 18 इयर्स, नो नो नो, 21 इयर्स ऑफ एज और मैरिज व्हिचएवर इज बिफोर, चाहे उसकी 21 साल हो जाए या शादी हो जाए, जो भी पहले अकाउंट मैच्योर। बोलो यस। क्या इसमें विड्रॉल्स आर परमिटेड? क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? लेकिन 18 साल की उम्र में जब वो लगल 18 की रहेगी तो जमा राशि का आधा, जमा राशि का आधा उसकी उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं। बोलो जी, पढ़ लिया? वेल डन दोस्तों, मैं ऐसे काम दूंगा, आप घर पे पढ़िए। तो देखिए ये बिल्कुल सत्य है, आप लोग घर में चाहो कि सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अल्टीमेटली एग्जाम आपका है, मेरा तो है नहीं। तो शौक और पढ़ने की चुल आपको होनी चाहिए। नहीं नहीं देखिए, अगर भाई आप अपने एंड पे थोड़ा सा लगाओ, मैं तो इतनी मेहनत कर ही रहा हूं दोस्तों, आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आप भी थोड़ा पढ़ो, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, काम हो जाएगा हमारे एग्जाम का। बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों, जैसे आप कभी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स या मॉनेटरी पॉलिसी में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जैसे एनएससी इस समय चल रहा है 7.7%, राइट, 7.7%। तो आप लोग मान लो कल कर दिया 7 या मान लो केवीबी 7.5% है, उसे कर दिया 8%। कितना? तो आप अखबार में ये पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने किसान विकास पत्र को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। बोलो समझ गए? बेसिस पॉइंट, इज इट ऑलराइट? तो अब दोस्तों हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन अब 5 मिनट बचे, 10 मिनट तो मैं करूंगा तो होनी शुरू, 4 बजे कर लेते तो कर लेता, 2-4 मिनट और टाइम पास करते हैं। कोई सवाल हो आपका तो पूछ लो, मतलब टाइम को यूज करते हैं, तुम्हारे लिए तो टाइम पास ही हो रहा है दोस्तों, और क्या है, राइट? हाँ प्लीज बेटा। क्या? नहीं फिर से बोलो, वही से बोलो, सुनाई दे रहा। इन्फ्लेशन के टाइम पर यदि आरबीआई कंट्रोल करने की प्रक्रिया अपना रही है, उस टाइम पर देश में अगर बहुत ज्यादा एफडीआई होता है, बैठिए दोस्तों, वैसे तो ये गलत समय पर क्वेश्चन दागा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो उपस्थित हैं वो अभी एफडीआई का मतलब जानते नहीं है ना, मतलब इसलिए, लेकिन मैं तब भी बता दूंगा दोस्तों। एफडीआई का मतलब होता है जब विदेश की कंपनियां भारत में आए और आकर अपनी देश में कंपनी खोले, उसे बोलते हैं एफडीआई। एक लाइन में समझ गए? जब विदेश की कंपनी भारत में आए और यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोले, नहीं निवेश नहीं, यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोले, नहीं कंपनी खोले, कंपनी खोले, कंपनी खोले। अगर मैं मना कर रहा तो बस एक लाइन बोला करो, हाउ। मुंह चलाने का काम मम्मी पापा के साथ है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैं उसके आगे बताने जा रहा था, तुम बोलती हाउ, ओके आगे चलो, तो मैं कुछ और बताता, वो जो मैं बताने जा रहा। ये कि मैंने कहा कंपनी खोले, क्या सर इन्वेस्टमेंट करे, मैंने कहा नहीं कंपनी खोले, इन्वेस्टमेंट करे। पहले रुक तो जाओ दोस्तों, इसका एक छोटा दूसरा भाई और है, पहले मैं सवाल समझा दूं थोड़ा अच्छी तरह। इसका एक दूसरा भाई और है, दैट इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप सभी भाई बहनों को, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। उसके अंदर मैं ये पढ़ाऊंगा एफडीआई, एफपीआई, ये सब चीजें। फिलहाल सवाल अभी आया तो अभी निपटा देते हैं, टाइम भी हमारे पास। देखो दो शब्द होते हैं, एक एफडीआई, एक एफडीआई और एक एफपीआई। इन दोनों को सीख लो एक मिनट में, फिर मैं तुम्हारा सवाल बता पाऊंगा। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। सही है? विदेश की कंपनी भारत में आई, भारत की मैं अपनी खुद की कंपनी खोल ली, दैट इज विदेश की कंपनी भारत में आई, भारत के शेयर बाजार में तमाम सारी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लिए, शेयर्स। बोलो जय हो। तो निवेश तो दोनों में हुआ ना, इसलिए हम उसमें निवेश को रोक रहे थे। तो एफडीआई भी निवेश है और एफपीआई भी निवेश है। बस दोनों के भाव समझ में आ गए कि आपने अपनी कंपनी खोली तो, और आपने भारत की तमाम कंपनियों के शेयर थोड़े थोड़े खरीदे दो। बाकी मैं इनके बारे में 10-15 मिनट बोलूंगा, लेकिन अभी उचित समय नहीं है उस चैप्टर में। एक अच्छे टीचर को ये पता होता है कि किस समय किस टॉपिक में कितना बोलना है। कमाल नहीं तो आपने देखा तमाम बहुत सारे टीचर्स को एक टॉपिक में घुसे कहीं और घुसे, आधा घंटा बाद निकले और वो जरूरत थी। तो डॉक्टर भरत बहुत अच्छे जानता है कितना बोले, बाकी इसमें मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है बोलने को, हम बाद में आपको सुनाएंगे। फिलहाल अब आपका क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा कर देते हैं कि एफडीआई और एफपीआई ज्यादा हो गए तो आंसर सिंपल सा है, मुझे क्यों पूछा है, आप अपने दिमाग से पूछ लो। आप तो मेरे स्टूडेंट इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि इस तरीके के उच्च लेवल के सवाल अपने आप निपटा देते हैं। दोस्तों इनका सवाल था, अपने आप जवाब देगा। इनका सवाल था कि देश में इन्फ्लेशन है, हाँ है ना, कंट्रोल कर रहा नहीं कर रहा वो साइड में रख दो। इनका सवाल सिंपल सा, देश में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के समय देश में एफडीआई ज्यादा हो गया, मैंने एक और जोड़ दिया एफपीआई ज्यादा हो गया, छोड़ो विदेशी निवेश, विदेशी निवेश ज्यादा हो गया, विदेशी निवेश क्या हो गया? भाई जनाब पूछ रहे इन्फ्लेशन का क्या होगा, अपने आप बता दो। इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, मिल गई जवाब, हो गया खत्म बात। इतना सही है, हो गया, नहीं मिला तुम्हें जवाब, हो गया। एवरीवन पीछे से सही बात है, अगर विदेशी निवेश आएगा तो विदेशों से और पैसा आएगा, मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी। बोलो जी यस। और पूछो, मैंने तुमसे पहले कहा कुछ भी पूछो, सब आता है मुझे, कहीं से भी पूछो, कौन है स्मार्ट? तुम में से कोई भी मुझे नहीं फंसा सकता किसी भी एक क्वेश्चन में। ओपन चैलेंज दिया था एक दिन और आज फिर दे रहा हूं, अगली क्लास में फिर बोलूंगा। तुम में से कोई भी किसी भी किताब से कहीं से भी कुछ भी पूछे, मन में सब आता है दोस्तों। कमान बोलो जय हो। कमान सही है कि नहीं? तो तुम्हें भी लगता होगा यार ऐसे बोलने के लिए दम चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं? पता नहीं यार तुम कल क्या पूछ लो, पता पड़े टाटा फिस हो जाए। हां भाई कहां गया तुम्हारा डायलॉग? तो दोस्तों सही है कि नहीं? तो कुछ भी पूछो भाई, सब आता अपने को। एक जना कह रहा है डिफ्लेशनरी गैप, सब आता भाई, कुछ भी पूछो। पूरा जीवन इसी सब्जेक्ट को दिया मैंने अपना, कमान ऐसा नॉट डिफ्लेशनरी गैप। एक और ज्ञान देता हूं, इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति अंतराल, इसको अविस्फीति अंतराल। जब देश में एडी इज ग्रेटर देन एएस, जब देश में एडी एएस इज ग्रेटर देन एडी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। कुछ भी पूछो सब आता बनने। दोस्तों इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतराल, तो मुद्रास्फीति कब होगा? जब एडी ज्यादा एएस कम, और अविस्फीति कब होगा? जब एएस ज्यादा एडी कम। एनी सवाल जल्दी पूछ लो, तुम्हारे पास 5 मिनट और है। क्या आराम से पूछ भाई, आराम से, आराम से। अभी खांसना तो लोगों को भी, जैसे बोलो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसका कोई इनका अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है इनका। देखो यहाँ से पूछ रहे हैं ये, यहाँ पर तो आपने बोल दिया ये कह रहे हैं जब रिसेशन और डिफ्लेशन, यहाँ पे क्या था? डिफ्लेशन कह रहे हैं एक साथ होगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। क्या कह सकते हैं आप? कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई नाम बोलते नहीं, मतलब ऐसी इतनी भी रिसर्च नहीं करनी मुझे इकोनॉमिक्स में, कहते नहीं इसको। कह सकते हैं, देखो इन्होंने कितना अच्छा नाम दिया, देखो इन्होंने कहा इसे तुमने कहा मुद्रास्फीति जनरबंदी, जैसे कहते हो अविस्फीति जनरबंदी। भाई होशियार इतने स्टूडेंट हमारे इतने होशियार हो जाते हैं, तो क्या ही बताया आप लोगों को। देखा वेरी वेल डन, ताली बजा दोस्तों इसके लिए, क्या बात करी इसमें।
अगर वहां बोला मुद्रास्फीति जनित मंदी, तो यहाँ बोल सकते हैं अविस्फीति जनित मंदी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा होता नहीं। तभी अर्थशास्त्र में लिखेंगे, तुम्हारा नाम लिख देंगे बाय। यस, एनीवन एल्स प्लीज? हाँ, तुम्हारा सवाल हो गया क्या? अच्छा हो गया तुम्हारा, हाँ वही था। आराम से बोल ले मेरे भाई, जल्दी है क्या? एनआईटी की घाट पे कोई तेरा इंतजार कर रहा है क्या? है तो आराम से बोल, तेरा टाइम हो रहा है, जल्दी मिलने आना है, आराम से बोलो। इन्फ्लेशन के समय पर सरकार विनिवेश करती है, याद आएगा कि जब इन्फ्लेशन फिस्कल पॉलिसी करेगी क्लास कि विनिवेश क्या करेगी? ज्यादा, जिससे देश का पैसा कहां जाएगा? सरकार के पास। आगे बोलो, क्वेश्चन पूरा करो। अच्छा बहुत बढ़िया, बैठिए, समझ गया सवाल तुम्हारा। दोस्तों इनका सवाल है, इनका सवाल पता नहीं क्या ही था, वो सब छोड़ो। इनके सवाल का भाव क्या निकल के आया वो मैं समझ गया। इनका भाव ये निकल के आया कि सर डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्या डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो कल आपने बताया वो मुख्य रीजन है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण, या कोई और मुख्य रीजन है? यही सवाल है। तो मैं कहूंगा जो कल मैंने बताया वो मुख्य रीजन नहीं है भाई सरकार। बाकी तुम थोड़ा लोड लगाओ अपने आप और डालो दिमाग पे प्रेशर, अपने आप जवाब निकल आएगा कि जब सरकार की जो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, इस कंपनी में सरकार को लॉस हो रहा है, तो सरकार उस कंपनी का करेगी डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। जवाब मिल गया, राइट? तो डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्रमुख रीजन मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं है। अरे भाई साहब, आपकी कोई कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो क्या कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटता है क्या? दोस्तों आप समझ गए, इसका मतलब जब मुर्गी बीमार होगी तो सोचेंगे काट के खा लो, क्या पता खराब ना हो जाए, मरना जाए। बोलो यस, दिस इज द पॉइंट। नाउ एनीवन एल्स? हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। कल हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। बोलो जी यस।